हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं और विषय विज्ञान है। चलिए, और यह जो प्रश्न पत्र है किसके द्वारा जारी किया गया है? राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य द्वारा जारी सिंपल प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र का आपको अध्ययन करना है और इसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। तो चलिए हम इसके जो प्रश्न उत्तर है उन्हें देखते हैं। सबसे ये प्रश्न आप जो पेपर होगा वह मैक्स 60 अंक का होगा। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? सभी प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? निराई। क्या होगी? निराई होगी। इसके बाद दूसरा देखिए, हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है तो किस में होता है? मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। तीसरा देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये क्या है? ये बेकेलाइट है। क्या है? बेकेलाइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इसका अगला प्रश्न देखिए, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। कौन सा बल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशी बल। कौन सा बल लगता है धनुर्धर को? पेशी बल। तो और जो आपके ये 5 विकल्प थे, पांचों विकल्प यहाँ बताए, उसके सही आंसर नीचे भी लिखे हुए देख ले। पहले का निराई, दूसरे का मुकुलन, तीसरे का बेकेलाइट, चौथे का कार्बन मोनोऑक्साइड, पेशी बल। अब अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या दिया है? सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। कौन सा होता है? बुध। तो यहाँ पे सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? हैजा खालिस्तान के द्वारा होने वाला रोग है। तो जो हैजा है किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। तीसरा देखिए, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो ये किण्वन कहलाता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? खालिस्तान में किण्वन। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम किण्वन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है इसका? इसका चौथा नंबर है, धातुओं में अभिक्रिया कर गैस बनाती है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर गैस बनाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? प्रश्न है, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? देखिए इसका उत्तर, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। यह एक केंद्रीय बल है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है तथा यह दूरी में व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तारामंडल किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, तारामंडल किसे कहते हैं? 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या है? आकाश में निश्चित संख्या में तारों का वह समूह जो पहचानने योग्य एक विशिष्ट आकृति या प्रतिरूप बनाता है तारामंडल कहलाता है। अब तक लगभग 88 तारामंडलों की पहचान की जा चुकी है। सप्तऋषि तारामंडल, मृग, तुला और वैष्णव आदि प्रमुख तारामंडल हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? कोल तार के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो कोल तार के उपयोग कौन कौन से देख लीजिए। पहला है, कोल तार का प्रमुख उपयोग पक्की डामर युक्त सड़कें बनाने में किया जाता है। दूसरा देखिए, शैम्पू, साबुन एवं क्रीम बनाने में किया जाता है। तीसरा, सिर के बालों में डैंड्रफ या सोरियासिस के इलाज में किया जाता है। और चौथा, बॉयलरों में किया जाता है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? देखिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो उत्तर देखिए, मनुष्य के अनेक क्रियाकलापों जैसे वृक्षों की कटाई, औद्योगिकरण, शहरीकरण, एकल कृषि प्राणी, मानव जनसंख्या वृद्धि एवं
प्रदूषण के कारण जीवों की विभिन्न प्रजातियों पर उनके अस्तित्व समाप्ति का खतरा मंडरा रहा है। इस कारण उन्हें बचाने के लिए जैव विविधता के संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो प्रश्न जो था हमारा चौथा, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना है, तो उसका उत्तर हमने आपको बताया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, जरायुज जंतु किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। ऐसे जंतु जो बच्चे देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, जैसे सभी स्तनधारी जीव, उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, भेड़, बकरी आदि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 में कहा है उर्वरक तथा खाद में 3 अंतर लिखिए। तो देखिए, हम उर्वरक और खाद में 3 अंतर बता रहे हैं। इसको आप इस प्रकार से सारणी बना सकते हैं। सरल क्रमांक लिख दीजिए, उर्वरक एक डिब्बे में, दूसरे डिब्बे में खाद। तो अब उर्वरक और खाद में अंतर देखते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है? मानव द्वारा बनाया गया लवण है। फिर खाद में देखिए, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। फिर सेकंड नंबर देखिए, इसका सेकंड नंबर क्या है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक कहाँ बनता है? फैक्ट्रियों में। और खाद कहाँ बनता है? खेतों में। तीसरा अंतर देखिए, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने आपको उर्वरक और खाद में अंतर बताया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण में से कम क्यों होता है? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। देखिए इसका उत्तर, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वह जमीन या फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। उदाहरण के लिए, किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। इसका सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए। अब सेकंड नंबर का प्रश्न क्या है? तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी, क्या है प्रश्न? तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता, व्याख्या कीजिए। देखिए इसका उत्तर, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के मुख्य तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि वर्षा का पानी विद्युत का सुचालक होता है। जो वर्षा का पानी होता है क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तेज वर्षा के समय जरा से भी विद्युत रिसाव की दशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है एवं उसकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, समझाइए थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? अ नंबर डेक्ची के हत्थे और ब नंबर विद्युत प्लग स्विच। देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बता रहे हैं यहाँ पे आपको हम। देखिए इसका उत्तर क्या हो गया? अ नंबर डेक्ची के हत्थे। बेकेलाइट नामक थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। यह ऊष्मा का कुचालक होता है, वह गर्म होने पर पिघलता नहीं, गर्म भी नहीं होता, इसलिए डेक्ची के हत्थे बनाए जाते हैं। फिर से विद्युत प्लग और स्विच, ख नंबर, विद्युत के प्लग एवं स्विच भी बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। यह विद्युत का कुचालक होने के कारण ना तो गर्म होता है ना पिघलता है। दोनों का कारण वही है कि यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कुचालक होने की वजह से ना तो ये गर्म होता है ना पिघलता है। उपरोक्त कारणों से डेक्ची के हत्थे तथा विद्युत के प्लग बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखिए, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण लिखिए। एलपीजी गैस जो हम घरों में उपयोग होते हैं वह लकड़ी की अपेक्षा अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण लिखिए। तो उसका कारण बता रहे हैं, देखिए एलपीजी में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला कारण, यह उच्च ऊष्मीमान वाला ईंधन है। दूसरा, इसका दहन ताप लकड़ी की तुलना में अधिक होता है। तीसरा, इसके दहन की दर संतुलित होती है। चौथा, यह धुआं नहीं करता तथा इससे प्रदूषण नहीं होता है। पांचवा देखिए, जलाने में आसान है। छठवां, सुलभ एवं पर्याप्त रूप से उपलब्ध होता है। और सातवां, भंडारण एवं परिवहन में आसान है। उपरोक्त कारणों से एलपीजी लकड़ी की तुलना में घरेलू ईंधन है। इसके अथवा वाला प्रश्न देखिए। अथवा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? ये अम्ल वर्षा को अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। अम्लीय वर्षा वायुमंडल का विनाशकारी प्रभाव है। अम्लीय वर्षा क्या है? वायुमंडल वायु प्रदूषण का
विनाशकारी प्रभाव है। कारखानों, वाहनों आदि से निकलने वाली CO2, SO2, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस आदि गैसें, NO2 आदि गैसें वायु में घुल जाती हैं। सूर्य की ऊष्मा द्वारा समुद्र, नदियों आदि की सतह से जल वाष्प बनकर ऊपर वायुमंडल में जाता है और आर्द्रता में संघनित हो जाती है। वहाँ यह जल वाष्प CO2, SO2 आदि गैसों से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल आदि का निर्माण करती हैं। यह जब जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तब इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं उससे बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट छठा प्रश्न देखिए, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचना इकाई है, समझाइए। जो सजीव होते हैं उसमें कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, हमें उसे समझाना है। उसका उत्तर देखिए, जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए ईंटों का उपयोग होता है उसी प्रकार सजीव जगत के लिए जीव भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाओं के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशी और बहुकोशी। अब देखिए, बहुकोशी सजीवों में विभिन्न कोशिकाएं मिलकर ऊतक तथा विभिन्न ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग होता है, परंतु एक कोशी जीवों में सभी कार्य एक कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो उसका अच्छे वाला है, मानव तंत्रिका कोशिका का नामक रेखा चित्र बनाइए। तो आपको रेखा चित्र यानी कि चित्र बनाने के लिए आएंगे तो आपको किसका चित्र कह रहा है, ये देखिए, ये है मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र। आप इस प्रकार से जो मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बना सकते हैं। देखिए किस टाइप से बनाना है, इसमें क्या क्या होता है, ये आपने बना दी है। यहाँ पे केंद्रक होगा और ये जो इसकी बाहर वाली जो रहती हैं ये क्या कहलाती है, डेंड्राइट कहलाती हैं। और ये यहाँ पे जो बिंदी ये क्या है, निशिलर कर्ण है, न्यूरियल लेमा है ये। तो आप इसका नामांकन इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये तंत्रिका कोशिका का चित्र हो गया। 5 अंतःश्वास, तो इस प्रकार से आप इसके तंत्रिका कोशिका का चित्र तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम बताइए। देखो अब इनको हम यहाँ पे इस प्रकार सारणी में बना सकते हैं। एक साइड अंतःस्रावी लिख दिया और दूसरे में हार्मोन्स के नाम। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, इसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और दूसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये कौन सी होगी, पीयूष ग्रंथि और उसके हार्मोन्स के नाम। दूसरा देखिए थायराइड ग्रंथि, इसमें कौन सा हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन, कौन सा होता है, थायरॉक्सिन। फिर तीसरी ग्रंथि कौन सी है, थाइमस ग्रंथि, इसमें कौन सा हार्मोन्स होता है, थाइमोसिन। चौथा अग्नाशय, इसमें इंसुलिन और ग्लूकेगोन। और पांचवी है एड्रिनल ग्रंथि, इसमें एड्रिनेलिन और एड्रोस्टेरान हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने उस ग्रंथि के नाम और उनके हार्मोन्स के नाम बताए। इसका 8वें में भी एक क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन, युवा अवस्था के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। जो युवा अवस्था होती है उसके समय शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं उसकी सूची बनाना है। देखिए उसका उत्तर क्या है यहाँ पे, देखिए इसका उत्तर क्या है, युवा अवस्था के समय होने वाले परिवर्तन निम्न है। नंबर 1 लंबाई में वृद्धि होती है। नंबर 2 शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। नंबर 3 स्वर्ण में परिवर्तन होता है। नंबर 4 सफेद और तेल ग्रंथियों में वृद्धि होती है। नंबर 5 जनन अंगों का विकास होता है। नंबर 6 मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता होती है। तो इस प्रकार से इस नंबर 6 है। सबसे पहले क्या होगी, युवा अवस्था के समय होने वाले परिवर्तन, तो लंबाई में वृद्धि होगी। उसके बाद दूसरा शारीरिक आकृति, शरीर की आकृति में परिवर्तन होगा। तीसरे में स्वर में परिवर्तन, जो स्वर यानी आवाज़ में परिवर्तन होगा। चौथा है स्वेद और तेल ग्रंथियों में वृद्धि होगी। फिर जनन अंगों का विकास होगा। फिर मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने आपको ये प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट कर दी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, तड़ी से अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपाय बताइए। तड़ी यानी जो बिजली कड़कती है उससे हमारे 5 उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय हो गया, उत्तर देखिए, पहला, तड़ित के समय टेलीफोन
वह विद्युत के तारों तथा धातु के पाइपों को नहीं छूना चाहिए। दूसरा, बहते जल में स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरा, घर में अंदर होने पर कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों को प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। चौथा है, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लेना चाहिए। पाँचवा देखिए इसका, पाँचवा कह रहा है यदि खुले क्षेत्र में हो तो ज़मीन पर सीमेंट का नीचे बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार हमने क्या बताया आपको तड़ित से सुरक्षा के उपाय। अगला प्रश्न देखिए इसका, अथवा वाला आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है, व्याख्या कीजिए। देखिए इसका उत्तर बता रहे हैं हम। इसका उत्तर है अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश होता है। हम जानते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को दे देता है, इसलिए आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अश्रव्य ध्वनियों से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है श्रव्य ध्वनि को समझा रहे हैं। फिर अश्रव्य ध्वनि बताएंगे। श्रव्य ध्वनि वे ध्वनियाँ जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है उन्हें श्रव्य ध्वनि कहते हैं। जिन हमारे कान इन्हीं ध्वनियों को सुन सकते हैं, यानी कि वह ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं वह श्रव्य ध्वनि कहलाती है और जिस कितनी होती है उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और दूसरी है अश्रव्य ध्वनि वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। इस ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते, जैसे फुसफुसाहट। फिर अगला प्रश्न देखिए, दोलन आवृत्ति किसे कहते हैं? दोलन आवृत्ति किसे कहते हैं? देखिए इसको, माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक दोलन करता है, दोलन यानी कंपन करता है, या दोलनों की उस संख्या को दोलन आवृत्ति कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर न्यू वी से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज से है। अब इसका नेक्स्ट इसका अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न क्या है? ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, वर्ण कीजिए। देखिए इसका उत्तर, ध्वनि प्रदूषण मानव जीवन पर निम्न प्रकार हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। नंबर 1, अधिक तेज संगीत सुनने, तेज आवाज़ में हार्न बजाने, टीवी सुनने आदि से मनुष्य की सुनने की क्षमता घट जाती है, वह मनुष्य धीरे धीरे बहरा हो जाता है। फिर सेकंड नंबर देखिए, अधिक तेज आवाज़ों वाली जगह पर अधिक समय तक रहने से सिर दर्द व चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। तीसरा नंबर देखिए, अधिक तेज आवाज़ संगीत व तेज आवाज़ वाले फटाके गर्भस्थ शिशु पर कुप्रभाव डालते हैं। इसका चौथा नंबर देखिए, लगातार तेज आवाज़ उत्पन्न होने से घरों कानों में दरारें आ जाती हैं। अगला पाँचवा नंबर देखिए, तेज आवाज़ या अधिक शोर हृदय रोगियों के लिए हानिकारक होता है। तो ये आपका जो प्रश्न था, ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर के लिए किस प्रकार हानिकारक प्रभाव पड़ता है वो बताए, ये 5 पॉइंट बताए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उसका दूसरा नंबर, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हम आवर्तकाल को देख लेते हैं। आवर्तकाल क्या है? एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल बराबर हो गया 4 दोलन पूरा करने में लगा समय भागित दोलनों की संख्या। तो 4 दोलन पूरा करने में लगा समय कितना है? 4 सेकेंड। और दोलनों की संख्या कितनी बार हो रही? 40 बार। तो 4 भागित 40 और 4 एकम 4, 4 को 40 से काटे 10 बार, तो 1/10 सेकेंड। और 1/10 सेकेंड को लिख सकते हैं 0.1 सेकेंड। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केलाइडोस्कोप की रचना का वर्ण कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? केलाइडोस्कोप की रचना का वर्ण कीजिए। देखिए, केलाइडोस्कोप गत्ते या मोटे चार्ट पेपर शीट की बनी एक बेलनाकार ट्यूब होती है। इस ट्यूब में दर्पण की 3 आयताकार पट्टियां प्रिज्म की आकृति में जोड़कर दृढ़ता से ट्यूब में लगा देते हैं। ध्यान रहे कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को एक ऐसी डिस्क से बंद कर देते हैं जिसमें अंदर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। इस डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका देते हैं। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए लगा देते हैं। इस प्लेट को छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रख देते हैं। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच के प्लेट से बंद कर देते हैं। रंगीन टुकड़ों का हिलने डुलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इस प्रकार
कैलाइडोस्कोप की रचना कर लेते हैं। और ये हमने आपको कैलाइडोस्कोप का जो चित्र है ये बता दिए। ये बेलनाकार ट्यूब बना है, उसमें एक छिद्र यहाँ पे दिए, ये डिस्क का है, घिसे हुए कांच की प्लेट यहाँ लगा दी है, कांच के रंगीन टुकड़े, समतल कांच की प्लेट हो गई है, और प्रिज्म आकृति में दर्पण की पट्टियाँ। इस प्रकार से इसका ये क्या बना दिए, चित्र बना दिए किसका, कैलाइडोस्कोप का। फिर अगला सेकंड नंबर देखिए, कैलाइडोस्कोप का उपयोग लिखिए। तो कैलाइडोस्कोप के उपयोग हैं, इसका उपयोग नए नए डिजाइंस और पैटर्न बनाने में किया जाता है। फिर उसका 8वें में उसका प्रश्न आया है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। किसका, ये मानव नेत्र जो है पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बनाने के लिए आता है, और उनके नामांकन कर लीजिए। तो ये चित्र देख लीजिए किसका है, मानव नेत्र का है। यहाँ पे क्या क्या इसे ऊपरी पलक कहा गया, इसे कांडिलिया कहा, इसे बरोनिया, ये प्यूपिल, आइरिस यहाँ पे है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान से देख लीजिए, और आपकी जो विज्ञान की पुस्तक है उससे भी इस चित्र को आप बना के सरलता से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उत्तर क्या है, उत्तर देखिए इसका, परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये किसके, परावर्तन के 2 नियम हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते। नहीं, आपका स्पष्ट करना है क्यों नहीं रख सकते। सामान्यतः एल्यूमिनियम जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु जब हम कोई अचार आदि पदार्थ इसमें डालते हैं तो वह अभिक्रिया करता है और भोजन को विषाक्त बना देता है, जिसको खाने से मृत्यु भी हो सकती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पे, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, देखिए इसका उत्तर, सोडियम और पोटेशियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। सोडियम और पोटेशियम धातु कैसी होती है, अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी कारण इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके 8वें का प्रश्न देख लीजिए, धातु और अधातु में निम्नलिखित गुणों के आधार पर अंतर बताइए। जैसे कौन सा गुण, दिखावट का गुण, कठोरता का गुण, आघातवर्तीता गुण, तन्यता का गुण, ऊष्मा और विद्युत की चालक का गुण। इन गुणों के आधार पर हमें धातु और अधातु में अंतर बताना है। तो अब इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर देखिए, आप 4 डिब्बे बना लीजिए, एक डिब्बे में गुण लिख लीजिए, एक में धातु, एक में अधातु। सबसे पहला दिखावट। तो दिखावट, धातुएं देखने में कैसी होती हैं, चमकदार, चिकनी, भारी होती हैं। और अधातु कैसी होती हैं, अधातुएं देखने में चमक विहीन, खुरदरी व हल्की होती हैं। फिर दूसरा कठोरता का गुण क्या है, धातु प्राय कठोर होती हैं और अधातुएं ये मुलायम होती हैं। फिर धातुएं आघातवर्धनी होती हैं और अधातुएं भंगुर होती हैं। धातु में तने होती है, तन्यता गुण पाए जाते हैं, अधातु में तन्यता गुण नहीं पाए जाते। इसके बाद सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। यहाँ पे देखिए, धातु में ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। इस प्रकार से आपके ये 5 जो उनके क्या बताने को कहा था, हमें गुण बताने को कहा था, तो उनमें अंतर बता दिए हमने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है। उत्तर देखिए इसका, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी पन्नी मोड़ने पर आसानी से मुड़ कर खाने को अच्छी तरह से बंद रखती है, जिससे आगे देखिए क्या है, जिससे बाहरी वायु एवं समदूषक पदार्थ इस पर असर नहीं कर सकते और काफ़ी घंटों बाद भी खाना बिना सूखे खराब हुए वैसा ही मिलता है जैसा रखा गया है। इसलिए किसका उपयोग किया जाता है, जो आपका प्रश्न था, एल्यूमिनियम की पन्नी का इसलिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पेयजल क्या होता है। पेयजल क्या होता है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। तो स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शी, स्वाद रहित, गंध रहित, वर्ण रहित जल पेयजल कहलाता है। कैसा होता है पेयजल, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पारदर्शी, स्वाद रहित, गंध रहित, वर्ण रहित जल पेयजल कहलाता है। जल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पानी को उबालकर
पहला हो गया पानी को उबालकर, दूसरा छानकर, तीसरा रासायनिक विधियों द्वारा, चौथा फिटकरी घोलकर और पांचवा आरओ के उपयोग के द्वारा। इस प्रकार उसको क्या किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। अगला देखिए सेकंड नंबर इसी का, जल प्रदूषण के कोई 2 उपाय बताइए। जल निम्नलिखित कारणों से प्रदूषित होता है। नंबर 1, स्वच्छ जल में पशुओं को नहलाने, कचरा फेंकने से। नंबर 2, जल में मल मूत्र बहाने एवं औद्योगिक संस्थाओं का कचरा बहाने से जल प्रदूषित होता है। इस प्रकार ये वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जो पौधा घर प्रभाव उसका हमें अपने शब्दों में वर्णन करना है। देखिए इसका उत्तर, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। इसका कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ परावर्तित हो जाता है। परावर्तित किरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुककर पृथ्वी को गर्म करता है। यह प्रक्रिया पौधा घर को गर्म करने की प्रक्रिया की ही तरह है। वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। इसी को पौधा घर प्रभाव कहते हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि इस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों में CO2 एक है, जिसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्प जैसी अन्य गैसें भी इसमें योगदान देती हैं और इन्हें भी पौधा घर गैसें कहते हैं। 2 गैसों के नाम बताइए जो पौधा घर प्रभाव में योगदान देती हैं। अगला प्रश्न है, 2 गैसों के नाम बताना जो पौधा घर प्रभाव में योगदान देती हैं। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं और दूसरी मेथेन CH4। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार यहाँ पे ये आपका अंतिम प्रश्न था। यहाँ पे आपका जो सैंपल प्रश्न पत्र 1 था समाप्त हुआ। यदि बच्चों आपको हमारा यह पेपर आपको समझ आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।